प्रश्न होता बता सकते। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवतुरंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 8 बजे डेली बुक रीडिंग होता है ना इस समय? ओके। तो बुक्स रीडिंग से रिलेटेड प्रभुपाद के कुछ कोट्स हैं, तो हम चर्चा करेंगे के संबंध में। कोई को होस्ट? ओके। एक बुक है, इसका नाम है रीडिंग रिफॉर्म। तो हम बहुत समय बुक रीडिंग करते हैं, फिर उसको रिफॉर्म करने की जरूरत होती है। कभी कभी हम करते हैं, फिर कभी कभी हर चीज़ों के प्रति हम शुरू जब करते हैं तो बहुत सीरियसनेस रहता है, रेगुलर रहते हैं, कुछ समय बाद वीक हो जाते हैं, फिर से एक बूस्ट की जरूरत होती है। तो ये बुक रीडिंग में जो बूस्ट की जरूरत होती है, वो बूस्ट हमें इस बुक से मिलता है, इसलिए इसका नाम है रीडिंग रिफॉर्म। हर चीज में हमें थोड़ा सा बूस्ट अप की जरूरत पड़ती है, हम पीछे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। जिस तरह एक एक स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, नेचुरली खेलना ज़्यादा चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स, माता पिता हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं, पढ़ो पढ़ो, ये मत करो, खेलना कम करो, ये कम करो, वो कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। इसी तरह हम भी एज किसी को प्रचार करना है, भक्ति में सिंसियर रखना है, इसलिए हमें उनके पीछे लगे रहना पड़ता है कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो। कि नहीं पढ़ेंगे तो भक्ति में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। इसी इसी तरह हम भी इंस्पायर करते रहते हैं, बुक्स पढ़ो, फिर कुछ समय बाद इंस्पिरेशन कम हो जाती है, फिर से प्रयास करते हैं कि फिर से इंस्पिरेशन आए। तो प्रभुपाद का एक कोट से हम शुरू करते हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे हैं, वी शुड बी मोर सीरियस देन महाराज परीक्षित। परीक्षित महाराज had at least some time to live 7 days, but we do not know whether we will live for 7 more minutes. तो परीक्षित महाराज को पता चल गया था कि अभी 7 दिन बाकी है, लेकिन तो हमें पता ही नहीं कितने दिन बाकी है। At any moment your heart can fail you. You do not know. It may happen when you are going through the street. Just like the two boys who were coming here, they did not know that they were going to be killed. Our life is jeopardized. At any moment, I can die. That's fact. So Parikshit Maharaj had the opportunity of hearing Srimad Bhagavatam for 7 days. But I do not know if I have the opportunity to read Srimad Bhagavatam for 7 minutes. So let me read it very seriously. That should be our attitude. Not that, oh, Parikshit Maharaj was given 7 days notice. I have no such notice. I may live for 7 millions of years. That is our disease. हमारी डिसीज क्या है? हम चीजों को पोस्टपोन करते हैं, करेंगे करेंगे, बाद में कर लेंगे। और जो काम हम, जिस तरह प्रभुपाद ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और इतनी सारी पुस्तकें लिख दी हैं, हमें कुछ नहीं करना है, केवल उनको पढ़ना है। तो पुस्तक को केवल हमें कुछ समय निकाल के रेगुलरली पढ़ना है। इसके लिए भी केवल हम समय निकाल लेंगे, वो पढ़ने में भी बहुत समय लगता है। जितना प्रभुपाद ने लिख के दिया है, वो पढ़ने में हमें बहुत साल लगेंगे।
तो रेगुलरली अभी थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो जरूर हम आगे आने वाले समय में पढ़ सकते हैं। तो इसके शुरुआत में और भी बताते हैं कि अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि हाउ मेनी डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट डू नॉट रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, अगर ये प्रश्न आपसे पूछेंगे कितने भक्त हैं, हाउ मेनी डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट्स डू नॉट रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, तो एक राउंड फिगर में क्या आंसर होगा आपका? 80%। हाँ ठीक है, परसेंट में बता सकते हैं कितने परसेंट भक्त आपकी दृष्टि में अभी तक है, कितने पढ़ते होंगे रेगुलरली। हाउ मेनी डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट डू नॉट रेगुलरली रीड शिला प्रभुपाद बुक्स? 80% एक आंसर आया। ओके, और किसी का कुछ परसेंट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, 80% ही मान लेते हैं, 90%। ओके गुड, एक्शन होता है 90%। तो यस, आंसर सही है। बहुत मतलब हाउ मेनी डिवोटीज इन कृष्णा बोलते तो 80-90% दे डू नॉट रीड रेगुलरली, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे होता है द आंसर इज टू मेनी, बहुत ज्यादा होते हैं। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर नॉट रीडिंग बट द कंक्लूजन इज ऑलवेज अनफॉर्चुनेट। सबके अलग अलग रीजन हैं क्यों नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन उसका कंक्लूजन हमेशा इस तरह रहता है। ऑफल टू टेम्पल प्रेसिडेंट बोलता है हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारी सेवाएं हैं, मैनेजमेंट है, और इस तरह अलग अलग डिवोटी सबके पास बोले, संकीर्तन लीडर्स के पास जाएंगे वो भी अपने कुछ रीजंस देगा, सब अपने अपने कुछ रीजन देगा। स्टूडेंट्स के पास जाएंगे उसके पास अपने रीजंस हैं, माता पिता के पास अपने रीजंस है, सबके पास कुछ ना कोई रीजन है। कोई बोलेगा आई हैड टू एडमिट इट बट आई फाइंड द बुक रीडिंग बोरिंग, आई स्लीप वेन एवर आई ट्राई टू रीड, सबके अलग अलग रीजन है। I have no time statements here such are there all too common and they reveal some of the prevalent melodies. तो इसके बाद प्रभुपाद के कुछ कोट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जनरली क्या चैलेंजेस बुक रीडिंग आप इतने दिनों से कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंज आप एंड फेस कर रहे हैं, बुक रीडिंग नहीं हो पा रही इसके कारण, कुछ टाइप करना चाहेंगे? what are the challenges you are facing or you are seeing that others are facing that they are not able to uh, come for this regular get together for book reading? One answer came time management, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। ओके, we will try to resolve all the these challenges. Time management, any other issue? Lack of enthusiasm. Okay, lack of enthusiasm. I started to set a time for reading that helps. तो प्रिया माता जी ने बताया कि मैं एक सेट कर लिया है कि ये हमारा रीडिंग का टाइम है, तो ये हेल्प करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह कॉलेज का एक टाइम फिक्स होता है कि ये इस टाइम में कॉलेज जाना है, वो सेट है। कोचिंग का टाइम फिक्स रहता है, इस टाइम में कोचिंग जाना है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये टाइम फिक्स रहते हैं, बाकी टाइम फिक्स नहीं रहते थे। लेकिन इस तरह हम रीडिंग का टाइम भी फिक्स कर दें कि 8 बजे डेली हमें रीडिंग करना है, देन इट विल हेल्प यस। लेस डिवोटीज इंटरेक्ट इन मीटिंग, डिवोटीज ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन इंटरेक्ट नहीं करते हैं।
सुनते हैं बस। ठीक है, कम से कम ज्वाइन तो कर रहे हैं, बाकी तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। ओके। स्कूल थिंग्स सम अदर क्लासेस, तो स्कूल की भी क्लास है और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, इसलिए हम नहीं ज्वाइन कर पाते कभी कभी। ओके। ठीक है। और एक्चुअली आप सबने ज्वाइन किया है, आप तो वही ऑडियंस है जो रेगुलर है। जो ऑडियंस चैलेंजेस फेस करिए, ऑडियंस है ही नहीं। तो इसीलिए आप, ये तो ऑडियंस है, जो ऑडियंस है अभी तो ऑलरेडी रेगुलर है रीडिंग में। तो आप सब रीडिंग में रेगुलर है, इसीलिए अभी आप यहाँ पर हैं। तो फिर भी ये चैलेंजेस को हम प्रयास करेंगे, नोट नोट कर लिए हैं, और कैसे हम उसको ओवरकम कर दें, डिजोल्व कर सकें। तो मैं शॉर्ट में और भी कुछ बता सकता हूँ, बता रहा हूँ, जिस जिस जो आपको हेल्प कर सकता है रीडिंग में। जब इस तरह रीडिंग करते हैं, कभी कभी हम अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, पढ़ाई में भी इस तरह कर सकते हैं। जब रीडिंग किया, बहुत बार इस तरह करता है कि हम पढ़ रहे हैं और एट द एंड हम देखते हैं कि हमें, जब पूछेंगे अपने आप से कि कुछ याद रहा, देखते हैं कुछ याद ही नहीं रहा, बस पढ़ लिया। तो बीच में कभी कभी वी कैन टेस्ट आवर सेल्फ, वी कैन क्लोज द बुक एंड ट्राई टू रिमेम्बर, रिकॉल व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। कितना याद रहा, कितना परसेंट याद रहा। 100% अगर हमने बुक पढ़ ली, 10-20% भी अगर याद रहा तो सक्सेस है, कम से कम याद तो रहा। कुछ मेन मेन पॉइंट्स, स्टोरीज, एनोलॉजीज, बहुत सारी चीजें उसके जब हम पढ़ते हैं तो उसके थ्रू हम होके जाते हैं। कुछ स्टोरीज आएंगी, कुछ एनोलॉजीज आएंगे, प्रभुपाद के कुछ कोट्स आएंगे। तो उसको अगर हम रिकॉल करें, कभी कभी इस तरह कर सकते हैं, एक कॉपी पेन लेके थोड़ा सा बैठ सकते हैं, क्या क्या याद रहा, कितना रिकॉल कर सकते हैं। 100% पढ़ा, 10-20% जितना आप रिकॉल कर सकते हैं, मतलब आपका टेंशन अच्छा है। यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। कुछ अच्छे श्लोक आते हैं, बहुत बार पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते यू कैन ट्राई टू मेमोराइज दोज वर्सेस। श्लोक याद कर सकते हैं। श्लोक याद करने का इस तरह, एक बार आप श्लोक याद कर लेंगे, जीवन भर आपको याद रहेगा। सो श्लोक का ट्रांसलेशन, आप उस श्लोक को कोड भी कर सकते हैं बहुत बार। इस तरह कहीं भी प्रचार करना है, किसी को कुछ बताना है, आप जब श्लोक कोड करके किसी को कुछ बताएंगे तो बहुत ऑथेंटिक लगेगी, बोनाफाइड लगेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, हाँ इनको इनको ज्ञान है, नॉलेज है, सही नहीं बोल रहे हैं। You should try to memorize verses, some important verses which comes in your reading. Experience what we are reading. Reading Krishna book, ये ज़्यादा हो जाएगा। Assimilating what we are reading. Use of the same word in different places. कभी कभी इस तरह भी कर सकते हैं, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा डिस्कशन भी कर सकते हैं साथ साथ में। यूज ऑफ द सेम वर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह इस तरह हम जो पढ़ रहे हैं, अलग अलग सेम वर्ड या सेम केस कहाँ कहाँ अलग अलग जगह आता है, उसके ऊपर थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो इस तरह आप रामायण पढ़ रहे हैं, मान लो रामायण में कैकई ने कैकई को किस तरह मंथरा ने अपने कुछ शब्दों के माध्यम से अपने जाल में फंसा लिया, एक गलत संग के कारण। तो इस तरह, उस तरह की सेम एनोलॉजीज कहाँ कहाँ और इस तरह स्क्रिप्चर्स में, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ इस तरह हुआ, इस तरह थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि हाँ, इस तरह महाभारत में हुआ क्या, कहीं इस तरह रामायण में कहीं इस तरह हुआ, और किसी स्टोरी में जिस तरह प्रहलाद महाराज के पिता उत्तानपाद को उनकी माँ ने अपने इसमें करके रखा था। इस तरह अलग अलग कुछ वो ट्राई कर सकते हैं। हाउ व्हाट वी आर रीडिंग फिट्स इनटू आवर लाइफ, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किस तरह हम जो पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में
अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। कभी कभी कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। सेम नोट्स के थ्रू आप कभी क्लास दे सकते हैं। आपको कभी बोल दिया गया एकदम से कि आपको क्लास देना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो एकदम से क्या क्लास देंगे, क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है। आपके पास आपके नोट्स रहेंगे तो आप तुरंत उन नोट्स को थोड़ा सा स्कैन करेंगे, आप एक क्लास दे सकते हैं। कभी कभी स्कूल्स कॉलेज में भी क्लास देने पड़ सकता है, प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। आप इस तरह रेगुलर रीडिंग करेंगे, कुछ नोट्स हैं आपके, तो तुरंत उन नोट्स को पढ़ के स्कैन करके कुछ क्लास दे सकते हैं। एनालाइज शिला प्रभुपाद के परपोर्ट को। हाउ द वर्ड फॉर वर्ड मेक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं किस तरह प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन किया है, क्या क्या बताया है। और जब परपोर्ट पढ़ते हैं कोई, मान लो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, तो वो परपोर्ट क्या है, वो ट्रांसलेशन के ऊपर परपोर्ट है। परपोर्ट पढ़ के हम इस तरह सोच सकते हैं थोड़ा सा कि प्रभुपाद ने उस परपोर्ट में किस तरह ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन किया है, किस तरह वर्ड टू वर्ड मीनिंग उस परपोर्ट को किस तरह एक्सप्लेन किया है। रेगुलर रीडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो रेगुलर रीडिंग मतलब क्या? समय के अनुसार हम रेगुलर रीडिंग रख सकते हैं कि मैं रोज 30 मिनट्स पढ़ूंगा, 20 मिनट्स पढ़ूंगा, इस तरह। या रेगुलर रीडिंग हम वर्सेस के थ्रू भी रख सकते हैं कि मैं रोज 5 श्लोक पढ़ूंगा या 10 श्लोक पढ़ूंगा या 3 श्लोक पढ़ूंगा। चैप्टर्स भी रख सकते हैं कि मैं रोज इतना एक चैप्टर पढ़ूंगा। ये कुछ रेगुलेशन का कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, टाइम के अनुसार हो सकता है, वर्सेस के अनुसार हो सकता है, चैप्टर्स के थ्रू हो सकता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि मैं भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ूंगा, भागवतम का एक श्लोक पढ़ूंगा। इस तरह 2-3 बुक भी रेगुलरली पढ़ सकते। रेगुलर मतलब डेली। लेकिन अकेले नहीं पढ़ सकते तो हम रीडिंग विद पार्टनर, कोई फ्रेंड बना सकते हैं जिनके जिनके साथ में हम पढ़ लें। स्कूल कॉलेज में भी कभी पढ़ सकते हैं, नहीं तो घर में या कहीं पॉसिबल है ऑनलाइन में, या आजकल तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में इस तरह ज्वाइनिंग ए रीडिंग क्लब। जिस तरह रेगुलरली आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग क्लब की तरह ही है एक तरीके से। तो इस तरह एक साथ 5 लोग 10 लोग मिलके प्रयास करते हैं, इजीली हम रीडिंग कर सकते हैं। सेटिंग असाइड स्टिपुलेटेड टाइम एवरी डे। रोज एक टाइम फिक्स कर दिया, रोज 8 बजे हम रीडिंग करना है, मतलब रीडिंग करना है। माइंड को अगर इस तरह हम वो दे देते हैं ना, टाइम फिक्स कर देते हैं और माइंड को एक प्लानिंग दे देते हैं पहले से, तो फिर माइंड ज्यादा वो नहीं कर देगा। वो 8 बजे आपको खुद माइंड याद दिला देगा कि बुक रीडिंग का टाइम हो गया। आप इस तरह टाइम सेट नहीं करेंगे और फिर सोचेंगे कि मैं रोज आधा घंटा पढ़ूंगा, कभी सुबह पढ़ लूंगा, कभी दोपहर पढ़ लूंगा, कभी शाम को पढ़ लूंगा, तो आपका माइंड आपको याद ही नहीं दिलाएगा कि आपको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट दिन याद दिलाएगा कि अरे कल का रीडिंग छूट गया। लेकिन जब पहले से फिक्स है कि हमें रोज 8 बजे पढ़ना है, तो 8 बजे से 2-3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपके माइंड में एक अलार्म आ जाएगा कि रीडिंग टाइम आ गया है। तो इस तरह कुछ टाइम सेट कर सकते हैं। रीडिंग रिपीटेडली टिल वन अंडरस्टैंड। कभी कभी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से उसको पढ़ सकते हैं। 2-3 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, किसी से पूछ सकते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर डिवोटीज। किसी सीनियर भक्त से हम पूछ सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या, कैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। रीडिंग ए बुक कवर टू कवर नॉट है हजार्डली। तो धीरे धीरे बुक्स पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आज ये बुक से पढ़ा, कल वो से उससे पढ़ा, परसों उससे पढ़ा, और एक महीने बाद एक भी बुक नहीं हुआ, कभी इधर कभी उधर। तो एक सीक्वेंस में धीरे धीरे छोटी बुक्स पढ़ें, फिर उससे बड़ी बुक्स पढ़ें। सीक्वेंस में हमें सारी बुक्स पढ़ना चाहिए। मेंटेनिंग रीडिंग नोट्स एंड डायरीज। कुछ रीडिंग नोट्स आप बना सकते हैं, डायरीज बना सकते हैं। श्लोक लिख सकते हैं उसके अंदर, जो डेली आप रीडिंग में जो श्लोक याद करना चाह रहे हैं। डेली रीडिंग डायरी स्ट्राइकिंग वर्सेस हाइलाइट्स इज नॉट इनफ। रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक एज ए पर्सनल कनेक्शन विद शिला प्रभुपाद। आपको अगर कोई मैसेज भेज रहा है, ओके, व्हाट्सएप में आपको कोई मैसेज भेजा, तो हम उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे क्या? पढ़ते हैं ना, छोड़ तो कोई कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज भेजता है तो आप जरूर उसको पढ़ते हैं, किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं करते। हो सकता है वो बहुत बड़ा मैसेज भेज दिया, फिर भी पढ़ लेते हैं।
जब तक आप किसी व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या ना करें, घृणा ना करें, वो आपको भेजेगा तो हो सकता है आप उसको ब्लॉक कर दें, नहीं पड़े। लेकिन जनरली कोई व्यक्ति आपको भेजेगा तो आप उसके मैसेज को पढ़ते हैं, क्योंकि आपको भेजा है, पर्सनली भेजा है। हो सकता है ग्रुप में भेजा है तो आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो हम उस वहां के मैसेज नहीं पढ़ते। लेकिन पर्सनली अगर आपको कोई व्यक्ति भेज रहा है कोई मैसेज, तो आप उसको जरूर पढ़ते हैं। इसी तरह हम प्रभुपाद की बुक इस तरह पढ़ना चाहिए, रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक एज ए पर्सनल कनेक्शन विद शिला प्रभुपाद। आप ऐसा सोचो कि प्रभुपाद मेरे लिए ये बुक लिखे हैं, और इस बुक में मेरे मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। तो आप ऐसा सोचो कि ये प्रभुपाद मुझे एक लेटर लेटर लिखा है, मैं उस लेटर को पढ़ रहा हूँ। तो उस लेटर में प्रभुपाद मुझे कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं अपने जीवन के लिए। उस तरह उस मनोभाव से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। अंडरस्टैंडिंग द मूड एंड मिशन ऑफ आवर फाउंडर आचार्य, तो पद का इस तरह मूड एंड मिशन जानते हुए इस तरह पढ़ना चाहिए। प्रे टू द पर्सनालिटीज हु अपीयर इन द सेक्शंस ऑफ श्रीमद् भागवत। मान लो आप पढ़ रहे हैं, भीष्म पितामह की प्रार्थना पढ़ रहे हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ रहे हैं, तो हम वो पर्सनालिटी से भी प्रार्थना कर सकते हैं, भीष्म पितामह से प्रार्थना कर सकते हैं, कुंती महारानी से प्रार्थना कर सकते हैं, कि उनकी प्रार्थनाएं हमें समझ में आ जाए, उनकी प्रार्थना के कुछ श्लोक हमें याद हो जाए। इस तरह हम श्रीमद् भागवतम में जो अलग अलग पर्सनालिटी है, सुखदेव गोस्वामी, सुख गोस्वामी, इनसे इन सब से भी प्रार्थना कर सकते हैं, सब बहुत इफेक्टिव है। तो फाइनली इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा। ये एक इस तरह बताते हैं कि चार चीज हैं: इश्यूज, इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन, और ये जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन आप मानो प्रभुपाद, प्रभुपाद के समय फर्स्ट जनरेशन था, प्रभुपाद है, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में इस्कॉन एक संस्था है, तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते थे, इश्यूज थे। और इश्यूज को जब इश्यूज आते थे तो इश्यूज को हटाने के लिए प्रभुपाद तो थे, तो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस रहते थे, प्रभुपाद खुद इंस्ट्रक्शन दे देते थे कि इस इशू का मैं ऐसे रिजोल्व कर रहा है, ये करो वो करो। और प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद किस कॉन्टेक्स्ट में वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो भी पता रहता था, कि प्रभुपाद किस कॉन्टेक्स्ट में ये बताया, और प्रभुपाद का क्या इंटेंशन है, प्रभुपाद स्वयं इस तरह बता सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद क्या हुआ, किस इंटेंशन से प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं वो चीज अब नहीं रही, क्योंकि प्रभुपाद नहीं है। लेकिन प्रभुपाद के शिष्य अभी भी हैं सेकंड जनरेशन में। जो प्रभुपाद के शिष्य हैं वो तो प्रभुपाद के साथ में थे, और वो हमें बता सकते हैं कि प्रभुपाद ने वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बताया है। तो अभी सेकंड जनरेशन में हमारे पास इश्यूज तो हैं, इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस है, और प्रभुपाद के शिष्य हैं जो हमें बता सकते हैं कि बता पाएंगे, समझा सकेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें हुई, कैसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए। अब फिर थर्ड थर्ड जनरेशन आएगा आगे चल के, कुछ समय बाद प्रभुपाद के शिष्य भी नहीं रहेंगे, तो हम और किस कॉन्टेक्स्ट में वो बताया गया, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था, वो भी हम नहीं समझ पाएंगे उतना अच्छे से। तो फिर क्या रहेगा, थर्ड जनरेशन हमारे पास इश्यूज रहेंगे, और इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंस्ट्रक्शंस के प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है, लेक्चर्स के थ्रू, बुक रीडिंग, पुस्तकों के माध्यम से अलग अलग लेक्चर रिपोर्ट, जहाँ जहाँ प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन दिए। तो इश्यूज तो हमेशा ही रहेंगे, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इस तरह प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है। अब वो इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद की बुक्स में है, वो बुक्स को हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे चल के कैसी जनरेशन आ जाएगी जिसके पास केवल इश्यूज ही रह जाएंगे, और वो पढ़ेंगे नहीं तो उनके पास उस इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए कोई स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं रहेगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेंगी। तो इश्यूज को फिर वो भौतिक तरीके से रिजोल्व करने जाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन विल बी इन डेंजर। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस अभी भी है हमारे पास, हमेशा रहेंगे, पुस्तकों के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से। तो उसको हमें और गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वही एक आधार है जिसके माध्यम से हम चीजों को, इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये मतलब एक डिवोटीज का बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस तरह ये चार्ट बनाया था। हरे कृष्ण। किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न?
ये बहुत अच्छा नया हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रिया, जो आपने बताया है कि जैसे हम लोग अगर परीक्षित महाराज के बारे में भागवतम से पढ़ते हैं, तो उनसे प्रार्थना करो तो वो भी ब्लेसिंग्स, उनसे भी हमको ब्लेसिंग्स आएगा। वो बहुत वंडरफुल है, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। बट वो हाँ, इस आपने तरह इतना से। अच्छी बात कही, जैसे आपने बोला किसी के बारे में, जैसे गजेंद्र मोक्ष में पढ़ते तो गजेंद्र से प्रे करेंगे कि, क्योंकि वॉज उनके प्रीवियस जन्म में उनको श्लोका सब याद आ गए हैं जो आपने उन्होंने पढ़ा था जब वो मतलब क्रोकोडाइल से मतलब फाइट कर रहे थे, तो उनको सब याद हाँ, आ गया। तो उनसे प्रे करना है, आपका मतलब यही है ना कि उनसे हाँ, प्रे। हाँ, क्योंकि उनकी प्रार्थना है, उनसे प्रे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो वी हैव टू प्रे कि हम लोग को अच्छे से समझ में आए जब हम लोग पढ़े, है ना? हाँ, हाँ, अच्छा, हरे कृष्ण, बहुत अच्छी बात है ये। और इस तरह प्रे कर सकते हैं हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर पाए इस तरह। हाँ, कर। एक प्रश्न है, हाउ टू गेट इंस्पिरेशन टू लर्न वर्सेस। श्लोक, तो जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे श्लोक आते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक रहते हैं जिनको पढ़ने से हमें लगता है कि हाँ ये श्लोक अच्छा है, याद कर लेना चाहिए। तो उसके लिए इंस्पिरेशन यही है कि हम श्लोक का श्लोक को हम पढ़ेंगे। जिस तरह ये श्लोक जो है, ये श्लोक भी अपने आप में ऐसा नहीं कि आ, जिस तरह भगवत गीता के श्लोक है, भागवतम के श्लोक है, ये अब भी अपने आप में एक व्यक्तित्व की तरह है। इनके साथ हम फ्रेंडशिप बना सकते हैं। जब उनको पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो वो श्लोक हमारे साथ हमेशा रहेगा। जब भी हम चाहेंगे उसको रिकॉल कर सकते हैं, या जब जरूरत पड़ेगी श्लोक याद आके कुछ विजडम हमें दे देगा। तो कई श्लोक, वर्ड्स भी हैं प्रभु जी, जैसे रिपीटेड वर्ड्स, वो भी एक कॉलम में लास्ट पेज में मैं लिख के रख लेती हूँ, जो बार बार वही यूज होता है। कभी कभार जब वो अचानक आता है तो हम लोग को वर्ड मीनिंग समझ में आ जाता है कि हाँ वो मीनिंग है इसका, है हाँ, ना? तो इस तरह श्लोक श्लोक के साथ हमें श्लोक जब याद कर लेंगे, समझ में आ जाएंगे, तो श्लोक हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। इसलिए हमें श्लोक को पढ़ना चाहिए, उसको रिसाइट कर लेना सीख लेना चाहिए, और अपने श्लोक की अलग डायरी में नोट करके उसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। हरे कृष्ण। और एक बार वैष्णवी माता जी जो हम लोग का सेशन लेती हैं, जी। प्रभु, वो उन्होंने बताया कि जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल इतना अच्छे से वो, कई बच्चे भगवत गीता का श्लोक जो बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता कि वो बोल रहे हैं पिछले जन्म का जो उनका बाकी उन्होंने सीखा होगा ना, वो ही वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू से सच अ वंडरफुल श्लोक दीज डेज, है ना? तो सारे हाँ, बच्चे नहीं बोल पाते हैं, तो उनको एक क्रेडिट होगा पिछले जन्म का, वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो कई बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, इतने अच्छे से श्लोक बोलते हैं, जैसे मैं इतने छोटे में ऐसे नहीं बोल पाती, तो उनका जो क्रेडिट है पिछले जन्म का वो कंटिन्यू हो रहा है करके उन्होंने मुझे बताया। तो ये जब नई नई चीजें हैं, तो इट इज रियली अमेजिंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, सर ग्रुप में पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारे भक्तों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कोई समझाएगा तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है। तो इस तरह क्रेडिट रहता है सबका, पिछले जन्म का कुछ क्रेडिट है, जिसके माध्यम से उसको इतना इंस्पिरेशन आ जाता है तुरंत प्रैक्टिस करने का, समझने का, गाने का। कुछ कुछ छोटे से बच्चे हैं, पूरा भगवत गीता उनको याद है। हाँ, एक क्वेश्चन आया, इन ग्रुप बुक रीडिंग व्हाट ए लीडिंग मेंबर शुड डू, हाउ मच शुड बी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो हम पढ़ेंगे थोड़ा, और कभी कभी जो पढ़ते हैं वो इजी रहता है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो हम आगे का पढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स अच्छे रहते हैं, हम वहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग करते करते रुक सकते हैं, रुक रुक के थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो लीडर्स हैं वो बाकी लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ
उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कैसे इस चीज़ों को प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते। तो थोड़ा केवल एकदम रीडिंग 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 नहीं करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, फिर थोड़ा सा रुकना चाहिए, जो रीडिंग किया उसको अच्छे से डाइजेस्ट करे। जिस तरह गाय घास खाती है, शुरू शुरू में जब खाती है तो बहुत सारा एक साथ खा लेती है, लेकिन वो फिर आराम से बैठ के जुगाली करती है, जो खाया उसको वापस अपने मुंह में लेके आती है, फिर उसको चबाती है, फिर वो पचा पाती है। प्रभु जी, एक बात, एक इंसिडेंट याद है मुझे, जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की टीचर बोलती थी चूइंग द कड, जैसे वो बोलते हैं कि पूरा जो तुमने सारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया उसे रिवाइज करने के लिए पूरा दोबारा उसे रिकॉल करना पड़ता है। वही जैसे गाय का आपने जो एग्जांपल दिया है वो देती थी हाँ हमें बार बार। हाँ, इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना कि पूरा बुक पढ़ लेंगे फिर रिकॉल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर थोड़ा पढ़ें, फिर थोड़ा सा पॉज करके उसको कंक्लूड कर। पर मैं जब पढ़ती हूँ भागवतम तो मुझे लगता है जल्दी फिनिश हो जाए 18 कैंटो, जब तक अगर मृत्यु से पहले खत्म कर दे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ऐसे इस इंटेंशन तरह में नहीं पढ़ना चाहिए मुझे पता है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि फटाफट खत्म करो। एक प्रश्न आया, व्हाट एक्टिविटीज वी कैन डू। हाँ, अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे ग्रुप मेंबर कितने हैं, कुछ एक्टिविटीज ले सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी इस तरह भी कर सकते हैं कि एक 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 भक्त एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर वो ही उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे और दो तीन लाइन में जो उन्होंने पढ़ा उसको समझाएंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट भक्त फिर अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा वो रुक के अपने उन्होंने जो पढ़ा उसको खुद समझाएंगे, फिर तीसरा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद खुद समझाएंगे, क्योंकि इसलिए जब वो पैराग्राफ पढ़ेंगे ना बहुत अटेंटिव रहेंगे क्योंकि उनको समझाना भी है कुछ, तो जो और पढ़ा उसको दो तीन लाइन में थोड़ा सा। हमारी हाँ यस रीडिंग नथिंग। सेशन में क्विज क्विज है, वो बहुत अच्छा इंस्पायर करता है कि क्विज में मार्क्स लेने हैं, उसे अच्छे से ध्यान से सुना है क्लास में, तो वो बड़ा मोटिवेशन हाँ लगता है एक्टिविटी। हाँ, इस तरह क्विज रहेगा एट द एंड, तो वो भी अच्छा रहता है कि क्विज हम अटेम्प्ट करना है, इसलिए हम अटेंटिव रहें। ऑडियंस को अटेंटिव रखने के लिए कुछ इस तरह एक्टिविटी रखना चाहिए बीच में, ब्रेन स्टॉर्मिंग रख सकते हैं, बीच में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं एट द एंड। कभी कभी श्लोक भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया तो थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा 2-3 मिनट का गैप दे सकते हैं, और एक्टिविटी देखते हैं कि 2 मिनट का समय है, सारे पार्टिसिपेंट को श्लोक याद करना है, कौन याद करके सबसे जल्दी याद करते हैं। ठीक है, ओके, तो एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप आपका रीडिंग वगैरह कल से इसी समय। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।